वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ असेंबल्ड हैं। भी हम लोगों का शेड्यूल चल रहा है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है जिसको हम आज कवर करेंगे। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आपको पता हो उसमें, और नहीं पता होगा तो इस टॉपिक को पढ़ने का इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रीएम्बल या उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, ये संविधान की आत्मा मानी जाती है। क्या आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि प्रीएम्बल संविधान का भाग नहीं है? हम उसी के ऊपर आज बात कर रहे हैं। ये पहला ऐसा केस था जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा ऐसा, क्या स्थिति थी ऐसा कहने के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक बेरुबारी केस 1960। ये एक संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट जुड़ते हैं। इसमें किसी भी टॉपिक को नैरेटिव फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव फॉर्म हमें स्टोरी जैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम तो एग्जामिनी, और एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास अगर नैरेटिव पार्ट होगा तो समझ में तो आ गया, लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा अगर नहीं पता हो तो हमें जाहिर सी बात है उस टॉपिक का पढ़ने का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले समझें कि मैंने इस टॉपिक को लिखा हो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स एसोसिएटेड। जो भी फैक्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको ही हम पढ़ेंगे। इसमें नैरेटिव तो अपने आप क्लियर कर लेंगे इसमें। तो हम बात कर रहे हैं इसमें बेरुबारी केस। सबसे पहले इंडिया का एक नक्शा देखिए। ये ईस्टर्न इंडिया है आपका। ईस्टर्न इंडिया में हम देख रहे हैं इसमें ये भारत है, ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं आपके, और ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ जो मैंने सर्कल बनाया है उसका नाम है बेरुबारी। बेरुबारी एक ऐसा रीजन था, ऐसी एक टेरिटरी थी जो कि एक डिस्प्यूटिव हो गई थी। और ये डिस्प्यूटिव कैसे हुई, और डिस्प्यूट होने के कारण यहाँ के लोगों ने इसको यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक केस में फ़ाइल किया इसमें, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को सुना गया और उसके ऊपर अपने फैसले को दिया गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स एसोसिएटेड। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इसमें भारत की आज़ादी के समय अनफॉर्चुनेटली भारत का डिवीज़न जो है दो पार्ट में हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए इसकी टेरिटोरियल जो लाइंस होंगी इसको कौन डिसाइड करेगा, तो उसके लिए एक रेड क्लिफ नामक लाइन बनाई गई। रेड क्लिफ लाइन, हमें ध्यान रखना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बताता है। तो रेड क्लिफ लाइन के साथ हमें एक बात समझना होगा कि भारत में पाकिस्तान एक जगह पर नहीं था। आज़ादी के समय भारत में पाकिस्तान दो जगहों पर था। एक को कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था आपका पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश था। पाकिस्तान कैसे बना था, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। उस बेसिस पर जो है ऐसा एक क्लेम, नॉर्मल सा नेचुरल क्लेम माना गया इसमें, कि क्योंकि पाकिस्तान की मांग करने वाले एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और जहाँ पर इनकी आबादी ज़्यादा है वहीं इनको बना दिया जाए। तो इस आधार पर जो है पाकिस्तान की स्थापना होगी, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो हम अभी सिर्फ इसी की बात करेंगे, यानी पाकिस्तान की बात होगी। तो रेड क्लिफ ने जो सीमा का विभाजन किया था, उस विभाजन में मुख्य रूप से जो है उन्होंने जो पुलिस स्टेशंस थे, जो थाने थे, उनके आधार पर ही डिवीज़न किए थे, और पुलिस स्टेशन के बेसिस पर ही एक लाइन खींच दी गई थी। और ये लाइन इतनी कहीं कहीं पर अननेचुरल थी कि घरों के बीच से भी वो लाइन को एक्सेप्ट किया गया था। तो अगर एक घर के बीच में अगर ये लाइन जा रहा है तो एक घर के लोग पाकिस्तान में और एक घर के लोग इंडिया में, ऐसा करके कंसिडरेशन हुआ था। तो कुछ ऐसे विवाद आ रहे थे इसमें जिसके कारण कुछ टेरिटरी को अगर हम पाकिस्तान को दे दें और उनकी टेरिटरी इंडिया में आ जाए तो ऐसे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। और ऐसे ही डिस्प्यूट्स के समय भारत में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय उसके प्राइम मिनिस्टर थे फ़िरोज़ खान नूर, यानी कि नेहरू और नूर का एक समझौता हुआ। नूर कौन थे? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे। तो 1958 में एक समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको जो है अपनी टेरिटरी को कुछ सेपरेट कर लें, तो डिवाइड कर लें इसमें, तो ऐसी टेरिटरी जो है, इनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके जो विवाद हैं, इनको सुलझाया जा सकता है इसमें। और भारत के प्रधानमंत्री ने उसी टेरिटरी की बाउंड्री को पाकिस्तान को देने की बात कही, और उस टेरिटरी यानी बेरुबारी जो था, एक गांव जो था इसमें, उसमें हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, हिंदू लोग ज़्यादा थे इसमें। और ये कम्युनिटी को कहा कि ठीक है, आप उसको ले लीजिए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ उसमें। तो इस तरह से जब देने की बात हुई इसमें, और इसके साथ समझौता हुआ कि कूच बिहार का जो रीजन है इसमें, जिसको कूच बिहार एनक्लेव के नाम से भी जानते हैं, उसकी टेरिटरी को जो है भारत के साथ छोड़ दिया जाए। तो ये एक समझौता हुआ जो कि एक एग्रीमेंट बन गया इसमें।
और इस एग्रीमेंट के विरोध में बेरूबारी में रहने वाले जो लोग थे, जो गांव थे इसमें, ये इसके विरोध में आ गए। अब थोड़ा सा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स देखना होगा। बैकग्राउंड हमने देख लिया, क्योंकि बेरूबारी वो जगह है जो जलपाईगुड़ी में आज स्थित है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है और उसका एक गांव है बेरूबारी, जिसको एक समझौते के तहत भारत से बांग्लादेश को देने की बात कही गई। और वहाँ के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हमें आप बांग्लादेश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि वो हिंदू बहुल एरिया है। और लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कूच बिहार और बेरूबारी की टेरिटरी को एक दूसरे को शेयर करके उसकी टेरिटरी के विवाद को सॉल्व करने की बात सोची गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया और उस विरोध के कारण जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा, अब इसके साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स में जाएंगे और बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप होने पर फैक्ट्स एसोसिएट नहीं होंगे आपके। तो सबसे पहले हमने बैकग्राउंड सुना इसमें कि अच्छा ये केस है जो कि न्यू जलपाईगुड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट बंगाल में, वहाँ का बेरूबारी, ये बैकग्राउंड है आपका। डिस्प्यूट क्यों हुआ बेरूबारी का, क्योंकि वो हिंदू एरिया है और वो पूर्वी पाकिस्तान में जाने से मना कर रहे हैं, और किस बेसिस पर उसकी टेरिटरी को आपने वहाँ पर दे दिया, वहाँ के लोग इसमें जाना नहीं चाहते, इसके खिलाफ वो केस बनता है इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सी एग्रीमेंट हुई। तो एग्रीमेंट का नाम था इसमें नेहरू नूर एग्रीमेंट। उस समय बांग्लादेश के, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन थे, फिरोज़ खान नूर। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब ये कूच बिहार एनक्लेव और बेरूबारी, कूच बिहार एनक्लेव और बेरूबारी के एनक्लेव्स को, टेरिटरी को शेयर करने की बात कही गई थी। इन दोनों ने इसको सहमति जता दी। अब ये बात जब भारत में आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू थे और उन्होंने ये एग्रीमेंट तो कर दी इसमें, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स जो थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे और यही एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बना रहे हैं। इसमें ध्यान से समझना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ये वाले फैक्ट्स जो हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं और इसी से क्वेश्चंस रहेंगे, हमें सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ देना अभी। अब आ जाते हैं राज्य का निर्माण कैसे होता है। भारतीय संविधान में राज्य के निर्माण के बारे में आर्टिकल 3 के बारे में की बात कही गई है। इसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही राज्यों के निर्माण की बात करता है, लेकिन 2 जो है बाहर की टेरिटरी को भारत में आने की बात करता है, लेकिन 3 जो है वो भारत की टेरिटरी में भारत के राज्यों को अलग करने, दूसरे राज्यों को बनाने में ऐसे ही मांग करता है, लेकिन दूसरे देश को देने के लिए मांग नहीं करता। आर्टिकल 3 दूसरे देश को देने की मांग नहीं करता और पंडित नेहरू ने ऐसे एग्रीमेंट को साइन किया था जिसमें कि हम अपनी टेरिटरी को दूसरे को दे रहे हैं और उसको आर्टिकल 3 के तहत मान रहे हैं कि हमने अपने एनक्लेव्स को शेयर किया। तो ये आर्टिकल जो है यहाँ पर बड़ा ही चर्चा में आ गया इसमें कि क्या हमारे देश में, क्या हमारे संविधान में हम राज्यों को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि हम एनक्लेव से भूमि का कोई टुकड़ा दूसरे को भी दे सकते हैं। लेने की बात तो थी आर्टिकल 2 में, देने की बात तो नहीं थी इसमें। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम आर्टिकल 3 पढ़ते हैं, इसमें राज्यों का निर्माण पढ़ते हैं इसमें, तो राज्यों के निर्माण को सबसे पहले राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा जाता है। हम इस बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक कर लीजिएगा। स्टेट फॉर्मेशन का मैंने एक वीडियो बनाया इसमें, हाउ द स्टेट्स आर फॉर्म, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, राज्य कैसे बनते हैं, उनके साथ आर्टिकल 3 को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ। तो आर्टिकल 3 यानी भारत में नए राज्य जब भी बनते हैं इसमें, तो वो सबसे पहले ऐसा विधेयक या ऐसा कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के उस समय राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष में रहते हुए ऐसी चीज़ों को सोचा ही नहीं गया था कि हम अपनी ज़मीन का कोई भाग किसी और को दें और भारतीय संविधान में ऐसी कुछ व्याख्या करें। ऐसे समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने, नेहरू जी ने ऐसी एग्रीमेंट तो कर दी, लेकिन इसका संवैधानिक पक्ष क्या होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्य से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आते हैं? राष्ट्रपति के पास। तो राज्य, और ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 3। राज्य बनेगा कैसे? राष्ट्रपति की सहमति पर ही राज्यों का विभाजन या राज्यों का बंटवारा या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य, ऐसे करके कुछ प्रस्ताव बनते हैं। तो सबसे पहले जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उससे पहले जब संविधान बनाया गया था उसकी सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनको लगा कि ऐसा प्रस्ताव तो हमने अपनी संविधान सभा में बनाया ही नहीं, ऐसा तो कोई कानून क्लॉज जोड़ा ही नहीं। तो यहाँ पर एक संविधान का इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर संविधान में कोई बात ऐसी नहीं कही गई है और वर्तमान में इसकी आवश्यकता हो या ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए जिसकी संविधान में व्याख्या नहीं हो या राष्ट्रपति को कोई ऐसा असमंजस हो जाए, तो राष्ट्रपति के पास संविधान का आर्टिकल 143 दिया गया है इसमें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 के तहत वो संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143 के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये सलाह ले सकते हैं कि इस विवाद पर, इस इशू पर हमें क्या करना चाहिए। और ये बात भी ध्यान देने की है, ये सलाह ले सकते हैं लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, सलाह लेने का अधिकार है उनको, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो सलाह मानने का अधिकार नहीं। तो यहाँ पर आर्टिकल 143 भी इंपॉर्टेंट क्लाउज है, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो यहाँ पर 143 के तहत राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सलाह लिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो सलाह लेने के में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सलाह दिया गया कि हमारे पास ऐसा प्रकार है नहीं कि हम राज्यों को दे दें, और आर्टिकल 3 में ऐसी कोई व्याख्या नहीं की गई है कि हम अपने राज्यों को किसी और को दे दें। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, हम आर्टिकल 3 से राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्यों के विभाजन की बात कर रहे हैं, और उसी विभाजन के तहत पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा हमने जो है, जिसका नाम था बेरू बारू, जो था वो वेस्ट बंगाल को देने की, अभी के समय में बांग्लादेश को देने की बात कही थी, और उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो ऐसे समय में जब हमने देने की बात कही, जो कि संविधान में कहीं व्याख्या नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसे प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय से पूछा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा प्रस्ताव है नहीं। तो फिर कहा कि इसके बाद का प्रोविज़न क्या होना चाहिए, ये बताइए। तो कहा इसके बाद का प्रोविज़न ये होना चाहिए कि आप जो है संविधान संशोधन करके इस प्रक्रिया को ला सकते हैं, संविधान का संशोधन करके ला सकते हैं, सामान्य प्रक्रिया से इसको नहीं ला सकते। हमें ध्यान रखना होगा एक बात को, जब हम आर्टिकल 3 के तहत न्यू स्टेट्स को बनाते हैं तो ये सिंपल 50+1 मेजॉरिटी के साथ बनता है, यानी कि साधारण बहुमत के साथ नए राज्य बनते हैं। यानी कोई भी नया राज्य बनाने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है संसद में। और अगर हमें आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट के तहत अगर राज्य बनाना है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये उनको सलाह दी कि इसको हम 368 के तहत ही बना सकते हैं, और 368 का मतलब होता है 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना। ये दोनों ही बातों को 3 के साथ समझना है, क्योंकि बांग्लादेश को, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, हमने बेरूबारी देने की जो बात कही थी वो सामान्य प्रक्रिया थी, और सामान्य प्रक्रिया में 50% मेजॉरिटी की बात थी। लेकिन ये तो संसद ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दे दी उनको कि आप इसके लिए 2/3 बहुमत वाला प्रावधान रखें, जो कि आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन करने की बात करें, क्योंकि ये संविधान में ऐसी कोई व्याख्या है ही नहीं। तो संविधान की इस व्याख्या के अंतर्गत जब ये केस गया, तब सरकार की तरफ से दलील दी, क्योंकि सरकार का जो एग्रीमेंट है वो तो सरकार की मेजॉरिटी ने लिया है। तो सरकार ने अपनी मेजॉरिटी का डिसीजन जो था, सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार है। हम कौन? पंडित नेहरू। एग्रीमेंट करने का एग्रीमेंट तो हो चुका है अभी हमारे पास, और एग्रीमेंट के विरोध में बेरूबारी के लोग जो है, ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने जो है अपने हाथों को काट कर जो है पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि राज बनने की बात हो रही है, कि हमारे क्षेत्र को अलग नहीं किया जाए। ऐसे समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सहायता ली और सलाह ली, और सलाह लेने के बाद जो है इसके प्रावधानों को डिस्कस किया। लेकिन ये केस जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, क्योंकि सरकार का पक्ष था कि हम एक व्यवस्था हैं और चुनी हुई सरकार है, हमें ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है, और आर्टिकल 3 में ऐसी व्यवस्था है। और मूल रूप से भारतीय संविधान की प्रियम्बल, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कहता है, और प्रियम्बल ही देश की उद्देशिका है, प्रियम्बल ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसमें। तो इस आधार पर जो है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सरकार हैं, जनता की द्वारा चुने हुए सरकार हैं, इसलिए हमें ये अधिकार है कि हम ऐसे डिसीजंस लें, और हमारा डिसीजन जो है किसी भी अलग संविधान संशोधन की मांग नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर एक अलग सा ही फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्योंकि भारतीय संविधान में प्रियम्बल को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसलिए प्रियम्बल के इस क्लाउज में कि आप एक डेमोक्रेटिक सरकार हैं, इस आधार पर आपको ऐसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं प्राप्त। और ध्यान रखना होगा हमें कि किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रियम्बल को संविधान का भाग मानने से मना कर दिया। ये था आपका बेरूबारी केस 1960। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी केस में कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रियम्बल में डेमोक्रेसी भी है और इंटीग्रिटी भी है, संप्रभुता भी है और लोकतंत्र भी है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार जो है वो हमारी नेहरू जी की थी, लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी हम अपनी पूरी भूमि का स्वामी हैं। ये हमारी ज़मीन जो है बिल्कुल किसी भी कीमत से अलग नहीं हो सकती, तो उसको अलग करने की भी बात तो हो रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो डिस्प्यूट का जो वर्जन बनता है इसमें, उसका फाइनल आउटकम जो है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आर्टिकल 143 के तहत सलाह ली गई। अब भारतीय संविधान में आर्टिकल 147 का रोल प्ले कर देते हैं इसमें।
भारतीय संविधान में आर्टिकल 147 कहता है इसमें, अगर भारतीय संविधान में कोई ऐसी बात जो विवादित हो जाए, जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न करे या जो नहीं लिखी गई है, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को लास्ट इंटरप्रिटेशन मानना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही ये डिसाइड करेगा कि उसका अपना इंटरप्रिटेशन क्या है और उसी इंटरप्रिटेशन पर जो है उसकी व्याख्या, संविधान की व्याख्या मानी जानी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 3, आर्टिकल 143, आर्टिकल 147 एग्ज़ाम के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। और इसके साथ हमें एक जुड़ा हुआ और चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक नई बात आ गई इसमें। पहले राज्य 3 में बन सकते थे, लेकिन अब तो 3 में नहीं बन सकते हैं, संविधान संशोधन करना होगा अगर किसी और दूसरे देश को देना है तो उसी समय भारत में 1960 में 9th अमेंडमेंट, 9वां प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया अगर भारतीय सीमा दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देश को दी जाती है तो वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होगी, वो भारत में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसके वेरियस क्लाउजेस समझ में आ गए होंगे आपको। यानी कि बेरूबारी का केस जो है किया तो गया इसमें, लेकिन इसके लिए संविधान का संशोधन किया गया। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? 9 था। एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं इसमें। नंबर 1, बेरूबारी केस कब हुआ? 60 में हुआ। कहाँ पर था? जलपाईगुड़ी, जो आज वेस्ट बंगाल में है, आपका गांव था। गांव के बीच में ऐसी लाइन हो गई थी, ऐसा डिवीज़न हो गया था जो कि थानों के अंतर्गत बनाए गए थे। दूसरे थाने, तीसरे थाने से जो है कनेक्टिविटी जो है सीधी लाइन खींच दी गई थी। सीधी लाइन का मतलब है कि वो यहाँ से पाकिस्तान होगा, यहाँ से भारत होगा। तो ऐसे समय में बहुत सारे क्षेत्र विवादित हो गया इसमें। एक घर का ही कुछ भाग पाकिस्तान और एक घर का ही कुछ भाग भारत में आ गया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 1958 में नेहरू और नूर समझौता हुआ। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और नूर कहाँ के? बांग्लादेश, यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस फैसले में जो बेरूबारी जो गांव था, इसने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम इस फैसले के विरुद्ध जाएंगे, क्योंकि हम भारत में रहना चाहते हैं, हमारी मेजॉरिटी जो है वो हिंदू की है और ये पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक देश है। तो इस आधार पर जो है जब ये केस इरप्ट हुआ इसमें, तब क्योंकि कोई भी नए राज्य को बनने की या नए राज्य के भंग होने की बात होती है तो पहला प्रस्ताव तो राष्ट्रपति के पास ही जाता है। तो राष्ट्रपति ने, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, देखा कि क्या इसका संवैधानिक पहलू है क्या इसमें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने आर्टिकल 143 का यूज़ किया, जो संविधान में व्याख्या करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। तो उन्होंने जब लिया तो कहा कि नहीं, ऐसी कोई व्याख्या है ही नहीं इसमें। तो व्याख्या जब है ही नहीं इसमें, तो इसकी दलील जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची तो सरकार के पक्ष ने कहा, क्योंकि सरकार ने तो एग्रीमेंट कर लिया था, तो सरकार ने कहा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 3 जो है राज्यों के बनाने की बात कहता है, और प्रियम्बल क्योंकि हमारे देश की संविधान की उद्देशिका है, वही प्रस्तावना आत्मा है, और उस प्रियम्बल में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हैं, यानी लोक के द्वारा चुनी हुई हमारी सरकार है, तो हमारे पास अधिकार है राज्यों को बनाने का। तो इस प्रियम्बल को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का भाग ही नहीं। और ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश के प्रियम्बल को किस फैसले में संविधान का भाग मानने से मना कर दिया गया। और बाद में इस आर्टिकल के थ्रू कि अगर कोई ऐसी बात जो कि संविधान में नहीं लिखी गई है और उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन किया जाना हो या विवादित हो, तो आर्टिकल 147 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अपने फैसले ले सकती है, और ऐसे फैसले में जो भी फैसला होगा उसको एक संविधान का ही भाग माना जाएगा। इस आधार पर जो हमने प्रियम्बल को सॉल्व किया है, मुझे उम्मीद है कि आपके बेसिक सेगमेंट्स क्लियर हो गए होंगे।